स्वागत है आप सभी के टॉप 10 क्लासेज गोपालगंज में। गोविंदा सर। आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा नीति। इनका आने का मतलब है कि आज हमारा जो टॉपिक है, भारत में शिक्षा का जो विकास हुआ है किस रूप से हुआ है कि नहीं, और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से शिक्षा सुधार आयोग लेकर आए थे, कौन कौन समिति शिक्षा सुधार पे बात अपना प्रस्ताव रखा था, है ना। अभी वर्तमान में जैसे आप लोग जानते हैं कि NEP जो आपका शिक्षा नीति आपका आया हुआ है, जो कि 9 जुलाई 2020 को भारत सरकार ने इसे क्या किया, आपका पारित कर दिया है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इसके पहले जो शिक्षा नीति जो आई है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको बता दें, पहले पूरे फैक्ट चीज़ बताते हैं कि भारत में कौन कौन सा आयोग जो है शिक्षा नीति लेके आए थे और कहाँ कहाँ उनका सफलता मिली और कहाँ कहाँ विफल हो गए और कब कब उनमें परिवर्तन होते गए, है ना। तो देखिए, सबसे पहली बात करें तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे भारत में, है ना, द्वैध शासन। भारत में द्वैध शासन, एक एक के बारे में पहले, है ना, हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल एक एक टॉपिक हम बता दें कि हम लोग को पढ़ना क्या है, कि इनके द्वारा ये भारत में द्वैध शासन जो है, इसके तहत कौन भारत के सचिव थे, है ना, भारत के वायसराय कौन थे, उन्होंने शिक्षा नीति क्या लेके आया था, है ना, क्यों इसको हटा के फिर दूसरा लाया गया, इस सब के बारे में हम जानेंगे पहले एक एक करके। दूसरी बात करें तो दूसरा आपका आया था हार्टोग समिति, ठीक है। ये टॉपिक है हमारा, ठीक है, हम सब पढ़ेंगे एक एक करके। तीसरी की बात करें तो वार्धा, है ना, वार्धा योजना, जिसे हम बुनियादी योजना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुनियादी, है ना, बुनियादी योजना, ठीक है, बुनियादी योजना। उसके बाद हम आगे देखेंगे आपका सार्जेंट, है ना, सार्जेंट योजना, सार्जेंट योजना। उसके बाद हम देखेंगे राधा कृष्णन, है ना, योजना, राधा कृष्ण योजना। उसके बाद देखेंगे हम लोग कोठारी आयोग, है ना, कोठारी आयोग, ठीक है, कोठारी आयोग। उसके बाद से हम लोग देखेंगे, है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और इसी के साथ लगे हाथ हम लोग जानेंगे NEP, है ना, शिक्षा नीति। इसी के साथ हम लोग जान लेंगे जब इसको पढ़ेंगे NEP, जो कि आपका NEP आप जानते हैं कि ये 1986 में आया था और इसी के जगह पे NEP लाया गया है ना, जो कि 34 वर्षीय ये आपका शिक्षा नीति है। ये भी याद रखना है और हम सब बताएंगे एक एक करके। देखिए, भारत में द्वैध शासन जब चल रहा था तो उसमें शिक्षा नीति किस स्तर पर, किस चरम सीमा पर था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये चीज़ें जो आपको बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। भारत में द्वैध शासन की बात करें तो 1919 द्वैध शासन अधिनियम कब आया? 1919 द्वैध शासन 1919। उस समय भारत के सचिव थे, उनका नाम था मांगटेंगू, है ना, मांगटेंगू, ठीक है, मांगटेंगू। और वायसराय जो सचिव थे, ठीक है, सचिव, और वायसराय जो थे, वायसराय, ठीक है, वायसराय थे, उनका नाम था चेम्स, है ना, चेम्सफोर्ड सुधार, मतलब उनका नाम नहीं था सुधार, लेकिन ये सचिव जो है, सचिव कह रहे हैं, भारत में शिक्षा नीति का जो विकास है उसमें, है ना, चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से लाया गया था। अरे वही 1919 वाला जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी 13 अप्रैल 1919 वाला, उसी समय की जो बात है। उस समय सवाल ये भी पूछे जाते हैं कि भारत के जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी तो उस समय भारत के सचिव कौन थे? तो आपका सचिव की बात करें तो आपका कौन थे? आपका मांगटेंगू, है ना। अब इनमें भारत में द्वैध शासन जो अधिनियम आया था उसमें आखिर क्या था, शिक्षा के संबंधित क्या था? शिक्षा विभाग की जो बात करें क्या था? देखो, शिक्षा विभाग के लिए क्या है, तो इसमें नियम यह था कि एक निर्वाचित मंत्री जो है उस शिक्षा का देखरेख करेगा, एक निर्वाचित मंत्री। देखिए, आपको बता दें, एक होता है निर्वाचित और एक होता है मनोनीत, है ना। मनोनीत का मतलब होता है कि कोई मंत्री जो क्या करते हैं, अपने से गुप्त तरीके से उस व्यक्ति को चुनते हैं,
और निर्वाचित का मतलब है कि जनता के द्वारा वो चुने कि भाई यही व्यक्ति हैं जो हमारे शिक्षा या इस मंत्री योग्य बनने लायक है, चाहे जो भी बनने लायक है, तो जनता के द्वारा चुने वो निर्वाचित हो गए। और मनोनीत का मतलब हो गया कि जो गुप्त तरीके से चुने हुए सदस्य हैं, ठीक है। तो इसमें शिक्षा विभाग के जो नियम थी वो लेके आया कि एक निर्वाचित, है ना, एक निर्वाचित मंत्री, है ना, मंत्री जो शिक्षा, है ना, विभाग करे चलाएगा, है ना, शिक्षा विभाग, एक निर्वाचित जीता हुआ जो होगा उसमें। और इसमें क्या क्या नियम था, तो इसमें देखो जब निर्वाचित की बात आ गई तो द्वैत शासन चल रहा था, और द्वैत शासन में की बात करें तो उसमें केंद्र सरकार रुचि नहीं रखा। क्यों नहीं रखा वो भी बता दें। केंद्र सरकार रुचि नहीं रखने की वजह है कि इसमें देखो जब शिक्षा की, जब यहाँ विकास की बात की गई तो इसमें देखो क्या क्या हो गई। ये होने के बाद शिक्षण संस्थान जो थी, शिक्षण संस्थान, इसकी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, है ना। अब जब शिक्षण संस्थान जब वृद्धि हुआ तो शिक्षा स्तर क्या हो गया, कम हो गया। जैसे वर्तमान में कि बहुत ज़्यादा कोचिंग है, जगह जगह खुले हुए हैं, तो शिक्षण संस्थान क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं, लेकिन शिक्षा स्तर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्योंकि शिक्षण आपका क्या होगा, शिक्षा स्तर कम होगा तो इसमें क्या होगा कि इसमें क्या करेगा सरकार, क्या रुचि थोड़ा कम लेगी, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो क्या हो गया कि यहाँ पे शिक्षण संस्थान क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा क्या कर दिया कि आपका वृद्धि हो गया, ठीक है। लेकिन शिक्षा स्तर क्या हो गया, शिक्षा स्तर क्या हो गया, कम हो गया, यानी डाउन कर देते, शिक्षा स्तर क्या हो गया, कम हो गया। आज की परिस्थिति के हालात देख लीजिए, सेम टू सेम। शिक्षा आपका संस्थान जो है बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं और शिक्षा स्तर क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, कोई पढ़ाना नहीं चाह रहा है। तो ये क्या हो रहा है, शिक्षा स्तर क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ें जो आपका मांगते 1919 में ही शिक्षा ये सुधार जो आया था, उस समय शिक्षा विभाग एक निर्वाचित मंत्री शिक्षा विभाग जो होंगे और वो आपके चलाएंगे। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई शिक्षा संस्थान जब वो लेके आए तो शिक्षा बहुत ज़्यादा लोग अपने संस्थान खोलने लगे, लेकिन शिक्षा स्तर क्या हो गया, धीरे धीरे कम होने लगा। जिसके वजह से क्या किए कि आपका ये भारत आते हैं ना, केंद्र सरकार रुचि नहीं लिया, केंद्र सरकार, है ना, की रुचि नहीं रही, इसने क्या किया, पीछे हट गया, कोई रुचि नहीं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हार्टोग समिति, इसको मिटा के और हार्टोग समिति हम लोग पढ़ते हैं। हार्टोग समिति, है ना, हार्टोग समिति। चलो हार्टोग समिति की बात करें जो कि 1929 में आया। कब आया, 1929। एक 1929 में शिक्षा विभाग जो सुधार आपका मांगते चेम्सफोर्ड सुधार के तहत आया था, और उसके ठीक 10 साल के बाद से हार्टोग समिति जो है 1929 में लेके आपका, है ना, भारत में शिक्षा विकास के लेके आ गया। तो जिसकी बात करें, इसका अध्यक्ष थे, है ना, जिसका अध्यक्षता कर रहे थे, उनका नाम था सर फिलिप हार्टोग। इन्हीं का नाम था, अपने नाम पर शिक्षा समिति बनाई थी, सर फिलिप हार्टोग। इनके क्या क्या उद्देश्य थी इसमें देखिए, इनका सुझाव क्या था। सुझाव की बात करें, है ना, तो इनका सुझाव था प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय, है ना, प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय, है ना, महत्व पर बल देना। प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय, है ना, महत्व पर बल देना, यानी इन्होंने बताया कि भाई प्राथमिक जो शिक्षा जो है, गांव के लेवल की जो शिक्षा है, उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा बल दिया जाए कि बच्चा सब विकसित होगा तो क्या करेगा कि अपने सोच के अनुसार अच्छे अच्छे कार्य करेंगे और देश को आगे बढ़ाने के कार्य करेंगे। तो इनका ये एक उद्देश्य रहा, ठीक है। दूसरे इनके एक और चीज़ें थी, ये तो पहला हो गया। दूसरे की बात करें, ग्रामीण विद्यार्थियों, है ना, ग्रामीण विद्यार्थी जो कि मिडिल शिक्षा, ग्रामीण विद्यार्थी यानी कि मिडिल शिक्षण संस्थान की भी विकसित किया जाए। यानी कहने का मतलब क्या है, इसकी चीज़ें आप समझिए। ये कहना क्या चाहते थे, कहना ये चाहते थे, इनका सबसे फैक्चुअल चीज़ आपको बता समझ लीजिए। ये कहना चाहते थे कि कोई बच्चा अगर 10वीं तक पढ़ लेता है और उसको रुचि है कि नहीं हमको IAS या IPS ये सब की बड़ी बड़ी एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाना है क्योंकि हम उतना सक्षम नहीं हैं, उस कंडीशन में, और उसका नियम भी है कि ग्रेजुएशन पास वाले ही व्यक्ति फॉर्म को भर पाएंगे। यानी कहने का मतलब कि मान लो आप UPSC की तैयारी करते हैं तो UPSC के लिए आपको, है ना, उम्र 21 वर्ष होना चाहिए और प्लस में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना
चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और कोई जो बच्चा है जो मान लो कि इंटर तक किया, इंटर के बाद सोचा कि भाई हम अब उतना समय नहीं दे पाएंगे, अब हम करें तो क्या करें, उस कंडीशन में वो लड़का क्या कोई डिप्लोमा कर लेगा। डिप्लोमा के लिए क्या है, पात्रता है कि आप इंटर पास हैं तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं, आईआईटी कर सकते हैं, है ना। 10वीं पास है आप आईआईटी कर सकते हैं। उस कंडीशन में क्या हुआ कि वो लड़का उतना लंबा प्रोसेस ना करके वो अभी से क्या करेगा कि जब आईआईटी करेगा तो किसी बिजनेस व्यवसायिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में क्या करेगा, वो लग जाएगा। तो इनका ये कहने का उद्देश्य था। तो मिडिल शिक्षा की जो बात करें, वो बताया कि भाई ग्रामीण विद्यार्थियों को मिडिल शिक्षा दी जाए तो उस कंडीशन में क्या हो जाए कि अगर वो अपने रुचि के अनुसार व्यवसायिक, है ना, व्यवसायिक में जा सकते हैं या औद्योगिक आपका शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, व्यवसाय की तरफ जा सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी डिप्लोमा कर लिए इस तरह से, तो औद्योगिक शिक्षा इनको अगर प्राप्त होती है तो यहाँ से मिले। अगर उच्च शिक्षा, अगर जो बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए भी व्यवस्था दिया जाए। ये नहीं कि जो लड़का इंटर पास हो गया तो उसको जबरदस्ती है तुम डिप्लोमा करो, है तुम ये करो, ऐसा नहीं। जिस बच्चे को रुचि है कि नहीं मुझे आईएएस की तैयारी करना है, मुझे आपको आईपीएस बनना है, मुझे ये बनना है, तरह तरह से चीज़ें अफसर बनने की उसके अंदर च्वाइस है, तो उसको भी आगे बढ़ने की शिक्षा दी जाए। ये नहीं कि उसको जबरदस्ती व्यवसायिक में और औद्योगिक में, है ना, धक्का दिया जाए, ऐसा नहीं। यहाँ पे ये भी इन्होंने लेके आया, तो इन्होंने दोनों लेके आया था कि जिस बच्चे को रुचि नहीं है आगे बढ़ने की, आगे पढ़ने की, और वो चाहता है कि नहीं मुझे सर मैं डिप्लोमा ही करके अपना कर सकता हूँ, तो डिप्लोमा के क्षेत्र में जा सकता है। उसके लिए उन्होंने बताया, जिसके लिए आप जानते हैं कि 10वीं पास इंटर पास वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, आप डिप्लोमा कर सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन आप बड़े एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, बड़े बड़े हाई लेवल की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उस कंडीशन में आपको तो 10वीं पास और इंटर पास नहीं चाहिए, उसके लिए आपको कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, है कि नहीं। तो उसमें इन्होंने ये भी रखा कि उच्च शिक्षा, है ना, उच्च शिक्षा योग्य छात्र को, उच्च शिक्षा योग्य छात्र को, है ना, शिक्षण संस्थान क्या होनी चाहिए, है ना जी, यानी कि शिक्षण संस्थान होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों शर्त इन्होंने लेके आया कि आज ये भी चल ही रहा है, आज भी चल रहा है कि जो बच्चा थोड़ा सा नहीं कर पाता है, सोचता है कि भाई 10वां इंटर बाद मुझे मैकेनिकल, मुझे किसी इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है, इस तरह से जाना है, तो डिप्लोमा करके चला जाता है। लेकिन जिनको लगता है कि नहीं मुझे बड़े लोग एग्जाम की तैयारी करनी है, तो वो लोग यहाँ पे उच्च शिक्षा आपका प्राप्त करके और उसको तैयारी करते हैं। आज भी यह है। तो जिस हार्टोग समिति 1929 में आया, है ना, तो उस समय आया और आज भी इसके इस अनुसार से लोग कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद से सार्जेंट। ठीक है ना। इसके बाद क्या, सार्जेंट नहीं था, वार्धा था, वार्धा योजना, जिसे बुनियादी बोलते हैं ना, वार्धा। ठीक है, वार्धा योजना, वार्धा योजना, इसका एक और नाम बताए थे। वार्धा योजना का नाम ये था आपका क्या बोलते हैं, बुनियादी योजना, जो कि आपकी आई थी 1937 में। कब लेके आया गया था, 1937 में। इसकी बात बता दें तो ये लेके आए थे अखिल, मतलब ये आपका ये योजना था जो अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन के द्वारा, अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन, जिसे, है ना, इसे इस नाम से बता दें तो इस वार्धा योजना के सिंपल भाषा में कहें तो इसमें एक नियम था कि 7 से 14 वर्ष के बीच के जो बच्चे होंगे उसको निःशुल्क शिक्षा दी जाए। कब से, तो इनकी सिफारिश की बात करें, सिफारिश इनकी लगी थी 7 से 14 वर्ष, 7 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दिया जाए, निःशुल्क शिक्षा दी जाए। 7 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, याद रखिएगा, निःशुल्क शिक्षा। कौन आयोग, तो वार्धा, जिसे बुनियादी योजना कहते हैं। इन्होंने के इसका योजना था कि भाई 7 से 14 वर्ष, और किस भाषा में, तो आपकी इनका भाषा मातृभाषा में, हिंदी भाषा में। किस में दिया जाए जी, तो इसका महत्व की माध्यम की बात करें तो माध्यम इनका था क्या था जी, मातृभाषा, यानी कि हिंदी भाषा में इनको ये दिया जाए। फिर आगे हम पढ़ते हैं सार्जेंट आयोग। सार्जेंट इसको मिटा देते हैं और उसके बाद से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। सार्जेंट योजना,
ठीक है। सार्वजनिक योजना जो आपका आया था 1944 में, कब आया था? 1944 में। और इस योजना के तहत ये सिफारिश थी, है ना, सिफारिश की बात करें तो इनका ये सिफारिश था कि 6 से 11 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। 6 से 11 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। तो ये आपका सार्जेंट योजना, इसमें 40 वर्षीय रखा गया था, ठीक है, 40 वर्षीय शिक्षा के स्तर था, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे राधा कृष्णन, है ना, योजना आयोग, राधा कृष्णन आयोग की जो बात करें यहाँ पे, तो राधा कृष्णन आयोग 1948 में आया और 1949 में लागू हो गया। यानी कि 1948 में इन्होंने, है ना, रिपोर्ट लाया और 1949 में क्या हो गया, ये लागू है, जिनको लेकर इन्होंने 6 तत्वों की बारे में बताई। 6 तत्वों की बात करें तो जिसमें सबसे पहला था 180 दिन, है ना, पढ़ाई होना चाहिए। किसी भी स्कूल में कितना दिन पढ़ाई होना चाहिए? 180 दिन। उन्होंने बताया कि भाई एक से छुट्टी वुट्टी छोड़ के, जितना छुट्टी है, कोई पर्व त्यौहार है, ये सब कुछ छोड़ के 180 दिन पढ़ाई होना चाहिए, ठीक है। व्यावसायिक शिक्षा पर बल, ठीक है, बताया कि व्यावसायिक शिक्षा पर क्या होना चाहिए? बल होना चाहिए। यानी कि व्यावसायिक शिक्षा जो है, कहने का मतलब है कि वो लड़का IIT करता है या डिप्लोमा करता है, उस तरह से अपना क्या होगा कि आपने जानकार होगा, जानकारी के अनुसार क्या करेगा वो अपना शिक्षा स्तर क्या करेगा? बढ़ावा देगा, ठीक है। तीसरी की बात करें तो प्रशासनिक में स्नातक, यानी कि अगर कोई भी बच्चा प्रशासन में जाना चाहता है, जैसे कोई बड़ा अधिकारी बनना चाहता है, उसके लिए स्नातक होना चाहिए। प्रशासनिक क्या होना चाहिए? स्नातक। अब इसके पहले तो हमने बताया था कि आपका वो कौन है, आपका वर्धा योजना था, आपका, है ना, हाटोक समिति था, उसमें आपको आया था ना कि वो हाटोक समिति था, वो बताया कि भाई मिडिल तक बच्चे को व्यावसायिक औद्योगिक में लेके जाना चाहिए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे को क्या होना चाहिए? उसको किसी बड़े, है ना, पोस्ट के लिए तैयारी करते हैं तो उनको उच्च शिक्षा के भी स्तर होना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि प्रशासनिक अगर कोई बच्चा जाना चाहता है तो उसे क्या होना चाहिए? उसे स्नातक होना चाहिए, मतलब स्नातक को पास होना चाहिए। चौथा की बात करें तो आपका शिक्षा की बात किए, और शिक्षा के साथ वो जानते हो क्या बताएं? समवर्ती सूची की बात कर दिए। समवर्ती सूची, आप जानते हैं समवर्ती सूची, संविधान के अनुसूची 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची की जिक्र की गई है। समवर्ती सूची वो सूची है जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर क्या करती है? भारत सरकार, राज्य सरकार मिलकर क्या करती है? एक, है ना, किसी प्रकार की कानून बनाती है, उसी को समवर्ती सूची कहा जाता है। समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में रखी गई है, याद रखिएगा। यानी कि अब बताओ, केवल सरकार का ही, राज्य सरकार का तो नहीं है ना शिक्षा स्तर, दोनों आदमी मिलकर चलाएंगे, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों आदमी शिक्षा रणनीति बनाएंगे और रणनीति बना के क्या करेंगे? उस देश के शिक्षा स्तर को सुधारने का कार्य करेंगे, ठीक है। तो ये 4 हो गया। अब आपको 5 की बात करें, है ना, 5 की बात करें तो आपकी मातृभाषा क्या होनी चाहिए? आपकी मातृभाषा होनी चाहिए, मतलब उनका जो भाषा जो होगा वो, यानी कि वो हिंदी में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? हिंदी में, मातृभाषा में होनी चाहिए। और 6 की बात करें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया जाए। विश्वविद्यालय, है ना, विश्वविद्यालय, है ना, अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953 में बनाया गया। कब बनाया गया जी? 1953 में, याद रखिएगा। ये आपका राधा कृष्ण आयोग 1948 में से 1949 में रिपोर्ट तैयार हो गई। लागू 180 दिन पढ़ाई होनी चाहिए स्कूलों में, व्यावसायिक शिक्षा स्तर पर बल देना चाहिए। प्रशासनिक क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति जाना चाहता है, उसके स्नातक यानी ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। उसको शिक्षा समवर्ती, शिक्षा को बताया कि समवर्ती यानी दोनों, यानी केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए जरूरी होता है, है ना। और उसके बाद से 5 बताया कि आपको मातृभाषा, है ना, मातृभाषा यानी कि वो हिंदी लैंग्वेज होनी चाहिए। 6 की बात करें विश्वविद्यालय, है ना, अनुदान आयोग की गठन की गई 1953 में। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। कोठारी शिक्षा आयोग,
कोठारी शिक्षा आयोग। कोठारी शिक्षा आयोग की जो बात करें, ये आखिर है क्या, किनके द्वारा ये लाया गया था और ये कब लाया गया था? 1964 से 1966 के बीच में, 1964 से 1966 के, है ना, बीच में लाया गया था। और ये इनका नाम था दौलत सिंह, है ना, कोठारी। क्या नाम था जी? दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी, दौलत सिंह कोठारी। देखिए, इनकी शिक्षा नीति की जो बात करें, कोठारी शिक्षा आयोग जो इन्होंने शिक्षा नीति लेके आया था, वो क्या लेके आया था? देखिए, बहुत अच्छे लेके आए थे। वो इंग्लैंड, है ना, इंग्लैंड, आपका अमेरिका, रूस, तीनों जगह पर पता की कि शिक्षा स्तर है क्या, शिक्षा स्तर बच्चों सबको किस स्तर से दिया जाता है। यानी आपको बता दें, इंग्लैंड, है ना, इंग्लैंड, आपका अमेरिका और रूस, ये तीनों स्तर पर उन्होंने पता किया कि शिक्षा स्तर क्या है, और उस स्तर के तहत उन्होंने मांग की, शिक्षा शास्त्री जिसे कहते हैं, उस स्तर पर उन्होंने अपना शिक्षा आयोग गठन किया। और उनका क्या मांग था? तो सबसे पहली चीजें बता दें कि उन्होंने बताया कि सभी स्तर पर, सभी स्तर यानी कि सभी स्तर पर समाज सेवा और समाज कार्य होना चाहिए, समाज सेवा और समाज कार्य होना चाहिए। समझ में आ रहा ना? पहला इन्होंने बताया कि सभी स्तर पर, सभी स्तरों पर, है ना, समाज सेवा, समाज सेवा या समाज कार्य, है ना, समाज सेवा समाज कार्य होना चाहिए। दूसरे की बात की इन्होंने कृषि, कृषि, कृषि पर इन्होंने बताया कि भाई कृषि पर क्या होना चाहिए? कृषि, है ना, अनुसंधान पर बल देना होना चाहिए। कृषि अनुसंधान की जो बात करें कि सबसे पहली चीज है कि कृषि अनुसंधान का मतलब होगी, मान लीजिए कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा रहेगा वो उसी क्षेत्र के अनुसार अपना कार्य करेगा, करेगा ना। अब कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति मान ली जानकार हो कि भाई किस खेत में कितना खाद डालना है या कौन सा फसल किस समय बोना है, वो पढ़ा लिखा होगा, उसकी जानकारी होगी, तो वो आसानी से कर सकता है। अब जो पढ़े लिखे नहीं होंगे वो किसी दूसरे के भरोसे बैठेंगे कि भैया बताइए थोड़ा इस खेत में 1 कट्ठा धान बोए हैं, उसमें कितना आपका खाद डाल दें। उस कंडीशन में वो दूसरे व्यक्ति से प्राप्त पूछिएगा, उसके बाद से उसमें खाद डालेंगे, इस तरह से, है कि नहीं। लेकिन जो पढ़े लिखे उसका आसानी से अपना सोच समझ के अपना उसको देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे और उस आसानी से क्या कर लेंगे, उसको खाद को डाल लेंगे, है कि नहीं, उस खेतों में। तो ये चीज़ें जो हैं आपका, ये बोले कि भाई कृषि अनुसंधान पर भी बल देना चाहिए कि औजार भी और कृषि पे भी जोर देना चाहिए शिक्षा स्तर के द्वारा। तो कृषि अनुसंधान, अनुसंधान पर बल, ठीक है, कृषि अनुसंधान पर बल। राष्ट्रीय आय पर इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आय पर 6% खर्च होना चाहिए, है ना, राष्ट्रीय आय पर 6% खर्च होना चाहिए। यानी इस प्रकार से इनका बहुत सी तथ्य आई थी। ये कोठारी शिक्षा आयोग याद रखिएगा, जिसे दौलत सिंह कोठारी इनका नाम रखा गया, ठीक है। अब आपको हम बताएंगे, है ना, अब आपको हम बताएंगे आपका ये कोठारी हो गया और लास्ट आपका बचा शिक्षा नीति, है ना, शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा समिति जो है ना, ऐसे के साथ एनईपी शिक्षा जो है, दोनों एक ही स्तर पर बताते हैं, इसको मिटा के और दोनों एक साथ बता देते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नई शिक्षा नीति जो बात करें आपका 1986, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी, उसी को संशोधन करके आपका नई शिक्षा नीति आपका एनईपी आया है, जो कि आपको बात बता दें यहाँ पर आपका 9 जुलाई 2000 है ना 2020 में क्या किया गया, इसे केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है। तो इसमें देखिए नई शिक्षा नीति की जो बात करें, इसमें सबसे पहले बात बता दें तो स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीति, स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीति आपका 1968 में आई थी। स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीति, सबसे पहली चीजें जान लें हम, है ना, स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीति, स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीति, है ना, 1968 में आई थी, ठीक है। अब 1968 में आने के बाद से बताया कि भाई 0 से लेके 14 वर्ष, यानी कहने मतलब कि नो 6 वर्ष और न 5 वर्ष 4 वर्ष, यानी छोटे से लेके 14 वर्ष के बच्चे को बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यहाँ पे स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीति के तहत यहाँ बताई गई कि आपका 14
वर्ष से कम के सभी बच्चों को है ना निःशुल्क शिक्षा दी जाए, निःशुल्क शिक्षा दी जाए, है ना। और आज भी वो लागू है कि नहीं। अब इसमें चीज़ें आपको बता दें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी। 1986 में आने बाद से 1992 में इसे संशोधन आई, कई बार इसके साथ बदलाव होते आए, ठीक है। 1900 राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें 1986 में आई, है ना, और इसमें कई बदलाव आए, है ना, बदलाव आते गए। 1992 में भी संशोधन किया गया इसको, है ना, संशोधन 1992 में किया गया और बदलाव होते गया, जिसके तहत आपका नई शिक्षा नीति आपको लाया गया, है ना, 9 जुलाई 2020 में, 9 जुलाई 2020 में। और इसको बता दें तो 1986 में जो शिक्षा नीति इसी के जगह पर, इसी के है ना जगह पर इसे NEP लाया गया, NEP लाया गया है। इसमें आपको शिक्षा नीति क्या है तो बता दें 5+3+3+4, इसके तहत आपका शिक्षा नीति क्या किया गया, बनाया गया, और इसी के तहत आपका शिक्षा नीति यह चलेगा, है कि नहीं। तो यानी कहने का मतलब ये भारत में शिक्षा का विकास, अगर लगता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है तो टॉप 10 क्लासेस को सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के पास ये शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।